हेलो गाइस, वेलकम टू डे। आई होप आप सभी का प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया चल रहा है। आज हम लोग के साथ है जतिन चौहान। हालांकि इनको आप लोगों ने पहले भी देखा है, लेकिन आज फिर से जतिन हम लोग का साथ है। बिकॉज जतिन ने इस साल कई सारा एग्जाम्स क्लियर किया है। उसके साथ साथ सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि उन्होंने जो हम लोग का 3 पीओ एग्जाम होता है ना, आरआरबी, एसबीआई, आईबीपीएस, तीनों एग्जाम्स को एक ही साल में क्लियर किया है। तो आज जतिन के साथ हम लोग उनके ये जो जर्नी है उनके बारे में जानेंगे। उसके साथ साथ उन्होंने कौन सा स्ट्रेटजी फॉलो किया था और कौन सा स्ट्रेटजी बच्चों के लिए वो शेयर करने वाले हैं, इनके बारे में थोड़ी डिटेल्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जतिन, आप कैसे हैं ये यस सर। बताइए। सर एकदम बढ़िया, जैसे पहले था वैसे ही एकदम एकदम तो बढ़िया। अभी मुझे बताइए, और कितना जॉब लेंगे आप। सर अभी जॉब लेने का तो एक ही प्लान है, बाकी हाँ, तो बस सिलेक्शन हुए, सर काफी सारे हुए तो बस उसकी खुशी है। मतलब कैसा लग रहा है एक साथ आपने टोटल कितना एग्जाम्स क्लियर किया है। सर 4। 4। यस कौन सा सर। कौन सा। सर तीनों पीओ और आईबीपीएस क्लर्क। तीनों पीओ और आईबीपीएस क्लर्क। यस तो सर। आईबीपीएस क्लर्क में आपको कौन सा बैंक अलॉटमेंट हुआ है। सर पीएनबी। पीएनबी। एंड पीओ में यस सर। पीओ में सर बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र। यस सर। तो जतिन, आज हम लोग फिर से चीजों को थोड़ा सा ब्रीफली आपका इनिशियल से ही थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे। जो बच्चे थोड़ा सा फर्स्ट टाइम देखेंगे ये वीडियो, ताकि उनको भी चीजों के बारे में पता चले। तो यस सर। आपका जर्नी, ये जो बैंकिंग का जर्नी है, यस आपने सर। कब से स्टार्ट किया था। सर 2022 के स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था मैंने ये जर्नी। 2021 में मेरी ग्रेजुएशन हुई थी। हम्म, उसके बाद मैंने कोचिंग वगैरह ली थी नॉर्मली हम्म, लक्ष्मी नगर दिल्ली से। हम्म। और फिर मैंने प्रिपरेशन को स्टार्ट किया एंड अभी 2024 में मेरे सारे एग्जाम्स क्लियर हुए हैं। मीन्स नियर बाय आपने एक साल इन्वेस्ट किया है। यस सर, यस सर। तो एक डेफिनेटली। साल में आपने 3 पीओ क्लियर किया। यस सर। कैसा लग रहा सर बढ़िया लग रहा है। पीओ मतलब कि वैसे तो मुझे लगा ही नहीं था कि मैं क्लियर कर पाऊंगा, बट वो स्ट्रैटेजी मतलब कि काफ़ी ज़्यादा काम आई जो मैंने यूज़ करी। और जैसे जैसे मैं पेपर देता गया वैसे वैसे एक्सपीरियंस भी होता गया काफ़ी ज़्यादा। तो उसी की मदद से मैं कर पाया, वरना मेरे को तो नहीं लगा था कि मैं इस साल एक भी पीओ क्लियर कर पाऊंगा, पर वो हो गया। है। हो गया। ओके। तो मुझे बताइए कि आपने जब आपका जब आरआरबी क्लर्क हुआ, उसके हम्म। बाद आपका आईबीपीएस पीओ, एसबीआई था आपका, एसबीआई यस भी सर। हुआ। उसके बाद यस सर। आईबीपीएस पीओ भी हुआ। यस सर। ये जो तीनों पीओ का एग्जाम था, आपने जब प्री दिया या मेंस दिया, ये तीनों में क्या जो आपका स्ट्रेटेजीज था, वो यस क्या सर। सेम था या डिफरेंट था थोड़ा सा। सर स्ट्रेटेजी तो सेम ही थी, बाकी जब ऐसा हुआ कि कभी किसी का प्री है तो साथ में किसी का मेंस चल रहा है और उसी टाइम पे किसी का इंटरव्यू भी चल रहा है, तो हम्म, उस टाइम पे अलग अलग मतलब कि सब पे अलग अलग फोकस भी करना पड़ा। हम्म, जैसे नवंबर में जो था उस टाइम पे मेरा आरआरबी का इंटरव्यू था, एसबीआई का जो था प्री था उस टाइम पे, और ये क्या नाम है आईबीपीएस का उस टाइम पे मेंस था। तो ये 5 दिनों के अंतराल में थे ये तीनों पेपर, तो उस टाइम पे मतलब कि काफी मतलब कि अलग अलग जगह पे फोकस करना पड़ा। इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर करना पड़ा, साथ में मेंस के लिए भी प्रिपेयर करना पड़ा, और साथ में प्री को भी लेके चलना पड़ा। तो ये तो पूरी मतलब ओवरऑल जर्नी में तीनों एग्जाम्स को एक साथ ही लेके चलना पड़ता है। हम्म। तो टोटल आपने आपने एक साल दिया इस जर्नी में। यस सर। एक साल में आपने कितना एग्जाम से अपेयर किए हैं। सर काफी सारे एग्जाम्स अपियर किए हैं, गिनती तो है ही नहीं कोई, मतलब कि जो भी फॉर्म आता था भर देता था। दस से तो 15। डेफिनेटली सर इतने तो दिए होंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि बहुत बच्चे ऐसे हैं, जैसे कल मैंने राजन का भी इंटरव्यू लिया था, उनका कहना था कि उन्होंने 2019 से लगा हुआ था इस जर्नी में। हम्म। उन्होंने नियर बाय 25 से 30 एग्जाम्स दिया है। अगर मैं खुद का बात करूं, मैंने तो मोर देन 100 एग्जाम्स दिया है, इसमें फेल भी हम्म। किया है। आपने इतना कमती समय में, इतना कमती एग्जाम्स में आपने इतना सारा एग्जाम्स क्लियर कर लिया। तो यस सर। इसमें आप मेनली आपका मतलब कौन सा गलतियां था जो इनिशियल में आपने देखा था उन्हें, जो आपने इमीडिएटली उसको रेक्टिफाई किया। सर स्टार्टिंग में क्वांट्स पे ज़्यादा फोकस कर रहा था, रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस कर रहा था। तो जब मैंने देखा कि जीए के अंदर मतलब कि काम करा जा सकता है, और
क्वांट्स जो है वो एग्जाम्स में उतने सॉल्व भी नहीं हो रही थी एक्चुअली पेपर में। बट मैंने देखा कि जीके के क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व हो सकते हैं पेपर के अंदर, अगर हम सही से उसे पढ़ा जाए, उसको टाइम दिया जाए। वो उसके बाद मेरी इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग थी और मैं इंग्लिश का सेक्शन जल्दी से सॉल्व कर सकता था। तो मैंने इंग्लिश पे थोड़ा और ध्यान दिया, क्योंकि उसको उस सेक्शन को पूरा सॉल्व किया जा सकता है उस पर्टिकुलर टाइम में। अगर आपको वो सारे मेथड्स वगैरह पता है, सारी आपको उसके ग्रामर की नॉलेज है, तो आप उसको सेक्शन को सॉल्व कर सकते हो इजीली। तो बस इन 2 सेक्शंस पे मैंने ज़्यादा फोकस किया, और फिर रीजनिंग और क्वांट से पहले से इतनी प्रैक्टिस हो चुकी थी, क्योंकि स्टार्टिंग से ही क्वांट से काफ़ी ज़्यादा डर लगता था मेरे को। तो मैंने उसकी स्टार्टिंग से इतनी प्रैक्टिस कर ली थी कि उसके बाद मैं उसे थोड़ा गैप दे पाया और बाकी सब्जेक्ट्स को अपना टाइम दे पाया। हम्म। तो मतलब आपका कहना था कि आपने चीजों को मतलब अपने जो मैक्सिमम बच्चे करते हैं क्वांटम रीजनिंग में फोकस हुँ, करते हैं, वो लोग जीए में और इंग्लिश में फोकस नहीं करते, लेकिन हुँ, आपने उल्टा किया। आपने जहां पे अच्छा नंबर आ सकता है उस पे आपने ज्यादा फोकस किया, हुँ। एंड जहां पे जितना मतलब बाकी लोग जितना नंबर लाएंगे उतना तक ही अपने प्रैक्टिस करके अपने एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी बना के चीजों को फॉलो किया है। यस सर, क्योंकि सर काफ़ी लोगों की तो जनरल अवेयरनेस सेक्शन में कट ऑफ भी क्लियर नहीं होती, बाकी सब में अच्छे मार्क्स होते हैं। तो वो भी चीज़ था कि जनरल अवेयरनेस को तो पढ़ना ही था अच्छे से, तो मैंने कहा क्यों ना अच्छे से पढ़ें और इसमें ही फिर सक्सीड हो अच्छे से। तो बाकी हम्म। सब्जेक्ट्स को भी मैंने होल्ड पे रखा, करता रहा उनकी भी प्रैक्टिस, बट मेनली जो मैंने प्रैक्टिस करी वो मैं दिन भर जीके करता था और इंग्लिश करता था। जीए और इंग्लिश में। यस सर। लेकिन एक बात है जतिन, क्या ये सच है कि जिन बच्चों का इंग्लिश में अच्छा होल्ड है, यस सर। मेंस में उसका एक एडवांटेज हो जाता है ऑटोमेटिकली? यस सर, डेफिनिटली होता है वो, क्योंकि रीजनिंग में आपको सिर्फ क्रिटिकल रीजनिंग आ रही होती है, आप वो ज़्यादातर बच्चे वही सॉल्व कर पाते हैं जो 8 से 10 नंबर की आती है। उसके अलावा जो पजल्स वगैरह होती हैं वो तो किसी से भी नहीं बनते, अगर किसी से गलती से भी बन जाए तो एक आधी बच्चा होता है कोई बना पाता है। क्रिटिकल रीजनिंग के अलावा कोई और क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाता। इसके अलावा जैसे क्वांट्स हो गया, क्वांट्स में बच्चे जो क्वांट्स में अच्छे होते हैं वो स्कोर कर लेते हैं। बट हाँ, अगर वो 30 नंबर के आस-पास स्कोर कर रहे हैं तो 15-16 नंबर मैं भी कर लूँगा, तो उसके अंदर वो इतनी एडवांटेज नहीं हो पाती। बट इंग्लिश के अंदर क्या है, इंग्लिश के अंदर आप कम टाइम में ज़्यादा मार्क्स ला सकते हो। तो हम्म। वो आपके पास एक एडवांटेज रहती है। हम्म। तो इंग्लिश के लिए आप इंजीनियरिंग मतलब आपका कॉलेज लाइफ से ही इंग्लिश में आपका अच्छा होल्ड था, या जब आप बैंकिंग प्रिपरेशन में आए उस टाइम से आपका आपने इंग्लिश पे अपना होल्ड बनाया है? सर चाइल्डहुड से ही प्राइवेट स्कूल्स में एजुकेशन हुई है, तो उस हम्म। वजह से भी इंग्लिश अच्छी थी, और उसके बाद फिर मतलब कि ग्रामर पे तो होल्ड अच्छा ही था। उसके बाद फिर मैंने 120 रूल्स ऑफ ग्रामर की जो बुक आती है निमिषा बंसल मैम की, हम्म। उससे मैंने काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रिपरेशन की, तो उसने भी काफ़ी हेल्प की है मेरी। तो इंग्लिश के लिए आप बच्चों को एक अगर स्ट्रेटजी आप शेयर करना चाहो आपका एंड से, आप क्या यस। दोगे? सर डेली जो एडिटोरियल्स आते हैं उनको हम्म। खुद रीड करना है, और मतलब कि खुद मतलब इन द सेंस कि जो निमिषम बंसल मैम एक वीडियो भी डालती थी यूट्यूब पे, अब हम्म। मेरे को भी पता अभी भी डालती है नहीं, तो उसमें जैसे कि आप अगर रीड कर लेते हो तो उसके बाद उनका रिव्यू देख सकते हो कि हम्म। उन्होंने कैसे रीड किया, उन्होंने कैसे स्किम किया पैसेज को। तो वो एक मेरा था। उसके अंदर से फिर वो कुछ वोकैबुलरी के वर्ड्स भी देते हैं जो रोज आप अपनी डिक्शनरी में ऐड कर सकते हो और उन्हें रिवाइज कर सकते हो। तो वो भी एक मेथड था जिससे मेरी वोकैबुलरी भी अच्छी हुई इंग्लिश की। मतलब बच्चे क्या करते हैं कि पहले ही कोई भी एक टीचर का जो बच्चे टीचर को फॉलो करते हैं, सॉरी, उनका ही पढ़ाया हुआ कोई भी आर्टिकल देख लेते हैं, उसके बाद हुँ, पढ़ते हैं, जो हुँ। फायदेमंद नहीं होता है। यस सर, पहले लेकिन खुद स्किम करना चाहिए पहले और खुद फिर करना चाहिए, खुद करके हाँ, पहले खुद उसको समझना चाहिए, उसके बाद आप जो भी टीचर को फॉलो करते हो उनका यस सर। अगर एडिटोरियल अगर वो करवा रहा है टीचर, तो उसके बाद देखना चाहिए, है कि नहीं? यस, यस सर, डेफिनिटली सर यही करना चाहिए। हम्म। तो वो ज्यादा फायदेमंद होगा। यस सर, डेफिनिटली वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, और मैं भी यही करता था कि पहले एडिटोरियल देख लिया और उसके बाद पहले तो एडिटोरियल के सिंपल रीड कर लिया, उसके बाद फिर निमिषा बंसल मैम की वीडियो देखी, उसके अंदर से जो वोकैबुलरी के वर्ड्स उन्होंने दे रखे थे, उन्हें रीड किया, एंड उसके बाद रात में वही रिवाइज़ कर लिया थोड़े बहुत। ओके, ओके। तो एंड जीए के लिए अगर आप बोले कि बच्चे लोग अगर बोलते हैं कि लास्ट 5 साल 5 महीने 6 महीने का जीके लेके जाना चाहिए, यस क्या सर। लगता है आपको? 5 महीना 6 महीना जीके लेना सही है, या 2-3 महीना में होता है? सर ये तो स्टार्टिंग से मतलब कि जब आपने स्टार्ट करी है प्रिपरेशन, तो उसी टाइम पे रोज डेली भी करंट अफेयर्स आपको देखने चाहिए। हम्म। डेली के करंट अफेयर्स मतलब कि ऐसा नहीं है कि वो अपने मंथ एंड पे पीडीएफ उठा लिया और उसी से कर लिया तो हो जाएगा, क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं वो काफी ज्यादा डीप होते हैं, तो आपको वो डे टू डे जब आप करंट अफेयर्स पढ़ोगे पूरे, तो जब उसमें पूरे करंट अफेयर पढ़ोगे तभी आपको वो नॉलेज मिल सकती है। हम्म। तो मैं मेरा तो ये स्ट्रेटेजी थी कि मैं डेली करंट अफेयर्स करता था,
और उसके बाद मैं उसकी क्विज वगैरह रात में लगा लेता था, तो उसी से मैं सही था, मतलब उसी से ओके। प्रिपरेशन चल। तो आप डे वाइज जीए को अपडेट करते थे और उसके यस बाद सर। रात में क्विज लगाते थे। यस सर। जैसे यहाँ पे एक पॉइंट पे मैंने मिस किया हूँ, इंग्लिश के लिए दिन का स्टडिंग में आपने एडिटोरियल किया, वोकेब यस देखा, सर। टीचर का भी आपने वीडियो देखा। दिन का एंड में अगर 2-3 क्विज अगर दिया जाए या सेक्शनल भी यस सर। दिया जाए तो ये और भी फायदेमंद होता है। यस सर, कुछ तो देनी चाहिए, मतलब कि अगर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें मॉक टेस्ट और क्विज के लिए तो हमेशा रेडी रहना है। जब टाइम मिले तब मॉक टेस्ट लगा लिया, जब टाइम मिले तब क्विज लगा लिया। इंग्लिश की कुछ तो ऐसी है कि वो आप बैठे बैठे कहीं पे भी, मतलब कि अगर आपके पास कुछ है भी नहीं तो भी आप उसे कर सकते हो। उसके लिए आपको कोई पेन या पेपर की जरूरत है नहीं एक्चुअली में, तो वो तो आप कभी भी कर सकते हो। तो वो तो मैं खाना खाते टाइम भी मतलब कि देख लेता था थोड़ा बहुत कि क्या है क्या नहीं है। और उसके बाद अगर मैं कुछ काम भी कर रहा होता था, जैसे मैं कहीं बैठा हुआ हूँ, अगर फ्री बैठा हूँ, अगर घर वालों के साथ भी बैठा हूँ, तो थोड़ी बहुत क्विज लगा ली, उसमें देख लिया कि क्या क्या वर्ड्स है, क्या क्या वोकैबुलरी नई न्यू ऐड हुई है, तो वो सब देखता था। हम्म। तो मतलब जीए का भी तो सेम है ना कि जीए का भी आप कहीं पर भी बैठ के आप हाँ। कर सकते हो। यस यस सर। तो ऐसा दो साइट का नाम आप शेयर कर सकते हो क्या जो बच्चे के लिए फायदेमंद होगा? सर मैंने तो जो जी के लिए फॉलो किया था वो यही आशीष गौतम सर को फॉलो किया था, ओके। अड्डा 247, और उनके अलावा मेरा कोई सोर्स नहीं था। क्योंकि ओके। मैंने स्टार्टिंग से ही सोच रखा था कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए कोई एक सोर्स ही मतलब फॉलो करूंगा, और उस वही करूंगा सिर्फ सोर्स। ऐसे आप पीडीएफ कौन सा साइट से आप डाउनलोड करते थे? सर पीडीएफ अगर मंथ एंड पे अगर मेरे को करना होता था तो मैं अफेयर्स क्लाउड की पीडीएफ प्रेफर करता था, या फिर जो ऑलीवुड की एक बोल्ड पीडीएफ आती है उससे भी कर लेता था। ओके, क्योंकि यही तो सेक्शन होता है जो बच्चों को बहुत ज्यादा तकलीफ देता है। यस सर, स्कोरिंग है जो। स्कोरिंग भी है और ये तकलीफ यही तो सेक्शन ही देता है। हाँ वो तो है। हाँ। तो मुझे और एक चीज बताइए कि आपने कितने एसबीआई पीओ का कितना अटेम्प्ट आपने दिया है? सर एसबीआई पीओ मैंने लास्ट ईयर दिया था, उसमें मेरा प्री तो क्लियर हो गया था, बट मेंस क्लियर नहीं हो पाया था। इस हम्म। साल दिया तो प्री मेंस इंटरव्यू दिन हो गया। तो एसबीआई पीओ ये आपका सेकंड अटेम्प्ट में आपने एसबीआई पीओ क्लियर कर लिया। यस सर। तो जो बोला जाता है कि बैंकिंग एग्जाम्स के लिए सबसे टफेस्ट एग्जाम होता है, यस सर। तो आप मुझे बताइए कि आपने तो क्लियर किया है, क्या डिफरेंशिएट करता है ये बैंक को दूसरा बैंक के साथ? सर डिफरेंशिएटर वैसे तो कोई है नहीं, कि प्री इसमें भी था, मेंस और इंटरव्यू तीनों में कॉमन है। बस जो मेन डिफरेंशिएटर मुझे लगा एग्जाम के अंदर वो वही था, जो जीडी जी जो उसके इंटरव्यू राउंड में ऐड हुआ है, वो मेन डिफरेंशिएटर था एक। और उसके अलावा जो मेंस का पेपर भी था, तो जैसे मेंस के पेपर में आईबीपीएस पीओ में रीजनिंग ज्यादा हार्ड आई थी, इसके अंदर क्वांट्स वगैरह ज्यादा हार्ड थी, तो वही थोड़ा डिफरेंस था। थोड़ा डिफरेंस था। हम्म। मतलब अगर मान लीजिए कि जो बच्चा अभी आपका भी एसबीआई पीओ अपियर करेगा या आईबीपीएस भी अपियर करेगा, क्योंकि यस आरआरबी सर। का जो पीओ होता है थोड़ा सा डुएबल आता है, यस सर। लेकिन कंपैरेटिवली अगर एसबीआई पीओ एंड आईबीपीएस पीओ का बात करूं उसमें पेपर बहुत ज्यादा बच्चों को टफ लगता है। यस सर, डेफिनेटली मेरा तो जो एसबीआई का पेपर है वो पूरा मतलब कि मैंने जीए के बेस पे निकाला और इंग्लिश के बेस पे निकाला। मेरे को तो रीजनिंग और क्वांट से कोई उम्मीद ही नहीं थी। क्वांट से मेरे 1 या 2 अटेम्प्ट होंगे मुश्किल से, और ज्यादातर जो अच्छे से अच्छा बच्चा था वो भी 5-6 अटेम्प्ट बता पा रहा था। बट अगर मैंने जीए की बात करूँ तो जीए में मेरे 20 से 25 अटेम्प्ट थे, और वो मेरे को उसमें मतलब कि एक्यूरेसी भी उसमें मेरी काफी ज्यादा अच्छी थी। मेरे को पता था कि वहाँ वो सही हो जाएंगे। तो वो जो 20 से 25 क्वेश्चन का मार्जिन था, वहाँ पे जो दूसरे बच्चे जो क्वांट्स वाले थे वो कुछ भी नहीं कर पाए, मतलब वो 4-5-6-7 क्वेश्चन इतने कर पाए। वहाँ पे जो मेरी एडवांटेज वो मार्जिन ज्यादा आ गया। मतलब आप बोल रहे हो कि आईबीपीएस पीओ हो या एसबीआई पीओ हो, आपने इंग्लिश और जीए ये दोनों का दम पे ही आपने निकाला। यस सर, और जो डेफिनेटली। क्वांट एंड रीजनिंग था तो जो ऑन एन एवरेज बन रहा था हाँ वही उतना किया। ही मैंने किया है। यस सर। एक्चुअली मुझे लगता है यही एक सही स्ट्रेटजी यस सर। है कि नहीं है? यस सर, डेफिनेटली। तो अभी आपका मतलब फर्दर क्या, मतलब क्या करने का प्लानिंग है? फर्दर आप बैंकिंग में रहोगे या कुछ स्विच करने का भी प्लानिंग है ना, या दूसरा एग्जाम्स में भी? यस सर, डेफिनेटली। अगर मैं देखूँ, अगर मेरी जो चॉइसेस हैं इस वक्त, जैसे आईबीपीएस पीओ तो आईबीपीएस क्लर्क तो मेरी चॉइस में है नहीं। मैं जो चॉइस करना चाहता हूँ वो एसबीआई में चॉइस करना चाहता हूँ या आरआरबी में। अगर मैं आरआरबी में चॉइस करता हूँ तो मेरा यही मेन पर्पस रहेगा कि मैं आगे जाके आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी कर सकूँ। तो उसी के लिए बस मैं चाहता हूँ कि मैं आरआरबी चूज कर लूँ, बाकी अगर नहीं हुआ फिर एंड में फिर एसबीआई इस ओके। ओके, मतलब अभी जो नए बच्चे हैं जिनको मान लीजिए लगता है कि 1 साल का प्रिपरेशन में बैंकिंग एग्जाम क्लियर करना पॉसिबल नहीं है, यस सर। तो उन बच्चों के लिए आप क्या बोलना चाहोगे? मतलब सबसे पहले तो सर उन्हें अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड जिस सब्जेक्ट पे है, उसे पहचानना पड़ेगा।
कि हाँ, ये मेरा स्ट्रॉन्ग होल्ड है और इसको मैं अगर कम टाइम दूँ तो ये कर सकता हूँ, और मतलब कि उसी चीज़ पे उसके अलावा जो 3 सब्जेक्ट जो बचेंगे, उसको थोड़ा अच्छे से कर पाए। जैसे कि मेरा तो इंग्लिश स्ट्रॉन्ग था, तो मैंने इंग्लिश को मतलब कि इतना टाइम नहीं दिया जितना मैंने जीके को दिया या फिर जो मैंने क्वांट्स को दिया, वो मतलब कि इंग्लिश कम टाइम में मेरा हो गया। तो बस यही सबसे पहले स्ट्रैटेजी मैं बताना चाहूँगा कि जो होल्ड स्ट्रॉन्ग जिस पे ज़्यादा है, तो उसको सब्जेक्ट को थोड़ा मतलब कि कम टाइम दें और बाकी सब्जेक्ट्स को थोड़ा ज़्यादा टाइम दें। एंड इसके अलावा तो वही जो मैंने आपको बताई स्ट्रैटेजी, जीए और इंग्लिश को स्टार्टिंग से लेके चले एंड तक। मतलब कि ऐसा नहीं है कि एक दिन में सारा हो जाएगा, जीए उठाई और फिर वो सारा कर लिया, फिर वो एक ही लास्ट डे पे ग्रामर के सारे रूल्स रटने बैठ गए, तो वो उससे तो कुछ नहीं होगा। मतलब प्रैक्टिस तो चाहिए होगी कि ये रूल्स पहचानने के लिए आपको। वही है, तो आपका कहना ये है कि आप क्वांटम रीजनिंग का प्रैक्टिस करें, हुँ, लेकिन डे टू डे वाइज जिस तरह आप क्वांटम रीजनिंग लेके जा हुँ। रहे हो, उसी तरह आपको जनरल अवेयरनेस भी लेके जाना है, इंग्लिश भी लेकर जाना है। इंग्लिश भी लेके जाना है, क्योंकि इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस में आप अपना मन चाहा स्कोर कर सकते हो। यस सर। अब आईबीपीएस क्लर्क में मेरे इंग्लिश में 32 मार्क्स है। अच्छा मार्क्स है। तो हाँ, तो बस ये इंग्लिश के चक्कर में, और जीए में मेरे 20 के आसपास मार्क्स हैं। तो वही है कि इन दोनों सेक्शन से 50 हो गए और हाँ। बाकी जो थे वो क्वांट्स और रीजनिंग से बन गए मेरे 30-35 नंबर के आसपास। तो वही टोटल स्कोर 40 पॉइंट समथिंग था मेरा। तो ये इसलिए था। तो मतलब आपका स्पेशली स्ट्रॉन्ग होल्ड था जीए और इंग्लिश। यस सर। ओके ओके। तो जतिन, मैं आपसे लास्ट एक क्वेश्चन पूछूंगा कि मान लीजिए कि जो लोग 1 अप्रैल को यस सर। 1 अप्रैल को बहुत बच्चे थे जिनका सिलेक्शन हुआ है, एंड उनसे भी ज्यादा बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। यस सर। किसी का 1 मार्क्स से छूट गया, किसी का 0.25 मार्क्स से छूट गया, हुँ। तो आप उन बच्चों को क्या बोलना चाहोगे? सर वही कि जो मेरे साथ एलआईसी के टाइम पे हुआ या एफसीआई के टाइम पे हुआ, लास्ट में जाके रिजेक्शन मिल गई थी, और इतना नहीं सोचा था कि ऐसे भी रिजेक्शन मिल जाएगी। लाइक ऐसा एलआईसी के टाइम पे तो इंटरव्यू में रिजेक्शन मिली थी, तो इंटरव्यू के बाद तो वही इस बार भी हुआ है बच्चों के साथ। तो मैं बस ये कहूँगा कि जो भी है अपना लगातार करते रहिए मेहनत, आगे जाके आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी मिलेगी। जैसे आपने राजन का एग्जांपल दिया, वो 2019 से कर रहे थे मतलब कि और तैयारी, और अभी आके 2024 में उन्हें सक्सेस मिली, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा उनको भी देख के। तो वही है कि अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे अपनी जर्नी के अंदर, तो आपको डेफिनेटली सक्सेस तो मिलेगी मिलेगी, वो तो डन। तो जतिन भाई, ये तो आपका एक जर्नी था। आशा करता हूँ यस कि सर। अभी ये बैंकिंग जर्नी आपका, शायद आप अभी बैंकिंग के लिए उतना एग्जाम शायद ही आप अपियर करोगे, क्योंकि बैंकिंग में जो हुँ। जो एग्जाम्स आता है, आपने मोरलेस सारे एग्जाम्स को ही अपने क्रैक कर लिया। यस सर। तो मैं, ये जो आपका जर्नी था, 2 साल का, 1.5 साल का या 1 साल का, जो भी आपका जर्नी था, इन जर्नी में एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि इन जर्नी में जो भी टीचर्स लोगों का एक कंट्रीब्यूशन था आपके लाइफ में हुँ। या आपकी यस सर। सक्सेस में, उनका यस सर। उनको जरूर शुक्रिया अदा करें। यस सर, डेफिनेटली सर। आप और मैं आपको भी सबसे पहले तो थैंक्स बोलना चाहूँगा, जैसे आपने मेरी इंटरव्यू में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी। तो इंटरव्यू के लिए तो मैं सिर्फ़ आपको ही फ़ॉलो किया है, ज़्यादा किसी को फ़ॉलो करा नहीं। और मतलब कि एक कोर्स लिया होगा मैंने एलआईसी एडीओ के टाइम पे, और वहाँ से भी इतनी हेल्प हुई नहीं थी, एक सेशन मिला था। बट आपने जो जो मतलब पूरे-पूरे महीने जो आपने सेशंस लिए इंटरव्यू के सबके, मतलब कि और हमें पैनल मेंबर बना के हम में से किसी को आपने सबको इंटरव्यू लिया, तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल था। तो उसके लिए मैं आपका काफ़ी थैंकफुल हूँ। एंड उसके अलावा जैसे आपने उस काफ़ी टाइम मेंस के टाइम पे भी हमारी काफ़ी हेल्प करी, हमें नोट्स प्रोवाइड किए काफ़ी सारे, और जो ग्रुप आपने बना रखा था तो उस पे भी काफ़ी सारे नोट्स वगैरह आए, तो उसके लिए भी काफ़ी थैंकफुल था मैं। एंड बाकी टीचर लोगों को जो आपका कंट्रीब्यूशन था, उनका भी आप नाम मेंशन कर सकते हो। सर बाकी तो बस मैं ये कहना चाहूँगा कि मैंने अड्डा 247 से काफ़ी ज़्यादा हेल्प ली है, और बाकी मैंने जो कोचिंग ली थी जहाँ से लक्ष्मी नगर से कैरियर पावर, तो वहाँ से तो ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल थी। तो जतिन, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। एक्चुअली मैं सर। अगर ये सेशंस का एंड में एक चीज बताऊं कि आपने जो स्ट्रेटजी फॉलो किया ना, वो कहीं ना कहीं मैं 2018 में जो स्ट्रेटजीज फॉलो किया था, यस उससे सर। मैं बहुत ज्यादा रिलेट कर पाता हूँ। और यही चीजें मैं बार बार अपना वीडियो में शेयर करता हूँ कि क्वांट हो, इंग्लिश हो। तो मुझे कभी कभी लगता है कि हालांकि मेरा वीडियोस को उतना ज्यादा बच्चे देखते नहीं है, लेकिन मुझे हुँ। मुझे कभी कभी लगता है कि शायद मैं स्ट्रेटजी गलत दे रहा हूँ क्या। लेकिन आज आपने जब स्ट्रेटजी शेयर किया ना, तो मुझे लगा कि हाँ, स्ट्रेटजी सही है, क्योंकि वो स्ट्रेटजी से मैं खुद को रिलेट कर पा रहा था, क्योंकि बिकॉज इसी तरह का स्ट्रेटजी मैं खुद फॉलो करता था।
नहीं सर, वीडियोस तो आपके बहुत लोग देखते हैं और जो भी देखते हैं वो क्वालिटी स्टूडेंट्स है एकदम, और जितने देख रहे हैं सबका सिलेक्शन भी हो रहा है। लाइक इस साल ही हमारे ग्रुप में कितने सिलेक्शंस हुए हैं, तो सबकी सबकी हेल्प आपने की है, तो हाँ हाँ वो हाँ। तो है। आप लोगों का देखिए मैंने जस्ट वहां पे थोड़ा कंट्रीब्यूट किया, क्योंकि देखिए मेरा भी एक जर्नी था, 3 से 4 साल का मेरा भी एक लंबा जर्नी था इस बाइकिंग फील्ड में। मैंने भी कई सारा गलतियां किया है। जैसे कल राजन ने भी एक बात बोला था कि मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था सर, मुझे हम्म, मैंने खुद की गलती से सीखा है। ठीक सेम है टू सर। सेम मेरे लिए भी एप्लीकेबल होता है कि मैंने भी किसी से नहीं सीखा था, मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था, तो जो सीखा मैंने अपने गलतियों से सीखा। तो क्या होता है ना कि उसमें टाइम ज्यादा लग गया। हाँ सर, वो तो है सर। तो इस दौरान जब मैंने कई सारा फेलों का सामना किया, तब मुझे सीखने को मिला है। तो राजन का भी, तो राजन से भी मैं वो चीज रिलेट कर पा रहा था। उसके बाद जब हम्म, मैं फेल करके जो स्ट्रेटजीज मैंने बनाया था ना, तो वो आपने जो अभी शेयर किया उसके साथ मैं रिलेट कर पा रहा था कि हाँ, मैं भी इसी तरह की स्ट्रेटजी, बिकॉज मैं भी क्विज देता था, मैं भी बुकें पढ़ता था, मैं भी एडिटोरियल पढ़ता था, मैं भी जी को डे टू डे पढ़ता था। तो वही चीजें रिलेट कर पा रहा था। बच्चों को भी मैं यही बोलूंगा कि इसी तरीके का स्ट्रेटेजी अगर आप बनाते हो, तो मुझे लगता नहीं कि आप लोगों का रिजल्ट नहीं होगा। क्या बोलते हो आप? यस सर, डेफिनेटली होगा। और क्या नाम है, इस टाइप की मतलब आपको एक स्ट्रेटेजी तो फॉलो करनी पड़ेगी स्टार्टिंग से लेके एंड तक, जिस पे आपको लगता है कि हाँ ये मुझे करना चाहिए, इस तरीके से ही मुझे एग्जाम को क्रैक करना है। बाकी हाँ, बैंकिंग एग्जाम्स इतने भी टफ नहीं है, मतलब जितना बताया जाता है। और क्लियर तो हो ही जाएगा कभी ना कभी, अगर आप लगे रहोगे, कंसिस्टेंट रहोगे, तो ओके। थोड़ा टाइम लगेगा। तो जतिन, आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे नहीं नहीं बात सर। करके बहुत ही अच्छा लगा। यस। आप अभी पहले ज्वाइन कीजिए। ज्वाइन करने के बाद एक हम लोग और सेशन करने का मेरा मन है, जहाँ पे आप अपना एक्सपीरियंस, जो आपका, जतिन, जो लाइफ होगा ना, लाइफ का तो फर्स्ट पार्ट में आपने सक्सेस पा लिया। यस सर। अभी आपका सेकंड पार्ट में किस तरीके का एक्सपीरियंस रहेगा, क्या जर्नी रहेगा, उसको भी आप शेयर कीजिएगा। डेफिनेटली सर, आप बुलाएंगे तो हम जरूर आएंगे। जरूर। तो सेशंस को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। यस सर। तो आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।